नमस्कार दोस्तों, मैं दिवाकर वर्मा और आप देख रहे हैं जीएसटी। जैसा कि आपको पता ही है कि मैं अपने इस न्यूज एंड शॉर्ट एनालिसिस एनएसए वाले सेशन में डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़पेपर्स मेनली द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस, उसके अलावा डाउन टू अर्थ, पीआईबी, हिंदुस्तान टाइम्स, इन सारे न्यूज़पेपर से इम्पोर्टेंट न्यूज़ एंड एडिटोरियल लेके आता हूँ, जिनका शॉर्ट एनालिसिस भी करता हूँ। ठीक है, तो उसी क्रम में आज फिर से हाजिर हैं और देखते हैं कि कौन कौन सा न्यूज़ आपके काम का है, उसका एनालिसिस किस प्रकार से किया जा सकता है। बस एक बात है कि इसमें ऐसा ठीक ठाक लगता है। ठीक है, तो आपको कुछ मिले, आपके काम का कुछ मिले, अच्छा लगे, एफर्ट को अप्रिसिएट करने का मन करे, तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले आर्टिकल से। सबसे पहला आर्टिकल है, ये द हिंदू में आया था, इट्स सेंटर कॉल सेल एससी ऑन मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी। सबसे पहले आपको मुद्दे से परिचित करा देते हैं। इशू क्या है? इशू ये कि एक पीआईएल दाखिल किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें इससे एक्सपेक्ट किया गया था कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्ट करे कि वो मेंस्ट्रुअल लीव या पेन लीव की पॉलिसी बनाए। ठीक है, मेंस्ट्रुअल लीव या पेन लीव जो वुमेन को होता है ना, मंथ में दो दिन की छुट्टी ऐसा देने का, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बेटर होगा कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी खुद फ्रेम करे, है ना, उसके बाद हम देख लेंगे कि उस पॉलिसी में उचित अनुचित क्या है। लेकिन पहले ये उचित होगा कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट को ये मौका मिले कि वो ऐसी पॉलिसीज बनाए। ठीक है, तो ये तो हो गया इशू जिसकी वजह से ये न्यूज़ में था। अब देख लेते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट में जो जिसके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस समय सीबीआई डीवाई चंद्रचूड़ जी, उन्होंने ऐसा क्यों बोला। उसका रीज़न ये है कि जो ऑलरेडी हमारी वुमेन है, उनका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो, जिसके बारे में मैंने 3-4 दिन पहले बताया था, वो ऑलरेडी बहुत बुरा है। ठीक है, वो 25 के अराउंड 25% के आसपास है 2021-22 में। और उसमें कुछ चीज़ें हैं जो एम्प्लॉयर्स को डिसइंसेंटिवाइज करती हैं वुमेन्स को अपने यहाँ हायर करने में। जैसे कि मैटर्निटी बेनिफिट एक्ट जो है 1961 वाला, उसके अंतर्गत उनको ऑलरेडी 6 महीने की जो है मैटर्निटी लीव मिलती है, वो भी पेड लीव। ठीक है, फिर अब ये जो मेंस्ट्रुअल लीव या जो पेन लीव होगी 2 दिन की हर मंथ, वो भी पेड लीव ही होगी। तो इससे जो प्राइवेट एम्प्लॉयर्स हैं वो डिसइंसेंटिवाइज होंगे, वो वुमेन को हायर नहीं करेंगे। ऑलरेडी आप देखते हैं कि इंटरव्यू में, हायर करने से पहले इंटरव्यू में ये मैरिज से रिलेटेड खास सवाल जरूर पूछे जाते हैं कि शादी हुई कि नहीं हुई, है ना, कब करनी है, बच्चे कब होंगे, बच्चे हैं कि नहीं हैं, वो सारी चीज़ें वो पहले से पूछ लेते हैं। उसका यही रीज़न होता है कि हाँ, हमें तमाम तरीके की लीव देनी होंगी और पेड भी होंगी। तो वो सब जो है उसको अगर मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी अगर तुरंत सरकार लेके आती है, तो जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो है वुमेन का, वो और भी डाउन जा सकता है ना। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है, जिसकी वजह से ऐसा अभी तक हुआ नहीं। हम ऑलरेडी जेंडर गैप को कम करने की बात कर रहे हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाला प्रोग्राम, उनको रिजर्वेशन दिए जा रहे हैं, है ना। एंड जो वुमेन एट वर्क प्लेस का एक्ट है, उनको सेव करने का, वहाँ से सिक्योरिटी देने का, वो सारी चीज़ें उन सब स्कीम्स के थ्रू जेंडर गैप कम किया जा रहा है। लेकिन मेंस्ट्रुअल पॉलिसी, जो मेंस्ट्रुअल लीव वाली पॉलिसी आएगी, ये जो है जेंडर गैप को बढ़ा सकती है ना। तो इसलिए सीजीआई ने कहा कि ये सेंटर इसको पॉलिसी फॉर्मुलेट करे, फिर इसके बाद हम इसमें देख सकते हैं। अच्छा, तो इस तरीके से एक चीज़ है कि भाई अगर कुछ अच्छा करें आप, जैसे कि बहुत ज़रूरी है पेन लीव देना, उनको बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन इसके चक्कर में एक अच्छा काम करें तो दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो जाए, तो दोनों को एड्रेस करके काम किया जाए, कुछ ऐसा सोल्यूशन निकाला जाए, वो ज़्यादा उचित है। अभी देखते हैं इसके बारे में, मतलब किसी ने कुछ किया है या नहीं। ठीक है, आप देख सकते हैं ओनली बिहार एंड केरला आर प्रोवाइडिंग पेन लीव। इसका मतलब है कि बिहार और केरल जो हैं वो पहले से पेन लीव दे रहे हैं, और जोमेटो एक जो प्राइवेट कंपनी है, वो भी 10 दिन का पेन लीव देती है हर साल, मतलब पर ईयर
10 डेज पेन लीव देती है वुमेन एंड ट्रांसजेंडर्स को 2020 से। तो उसको देखा देखी अभी और भी कंपनियां जो है मतलब प्रमोट हो रही हैं, लेकिन अभी इसमें बहुत समय लगने वाला है। 6 मंथ्स मैटरनिटी लीव मैंने बता ही दिया। जापान वॉज द फर्स्ट कंट्री जिसने 1947 में इसको दिया था। ठीक है, सोचने वाली बात कितना सेंसिटिव है जापान, उसने 1947 में ही इस चीज़ को समझ लिया और जो है वहाँ पर मैटरनिटी ये पेन लीव जो है मिलता है उनको। उसके बाद ताइवान, साउथ कोरिया, इवन चाइना भी, चाइना खुद जो है ये पेन लीव देता है। तो डेफिनेटली इंडिया को भी ट्राई जरूरी करना चाहिए, इसके बारे में अच्छे से सोचना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, व्हाट इज अ करप्ट एक्ट अकॉर्डिंग टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। पहले इसमें देख लेते हैं कि ये मुद्दा क्या है। ठीक है, मुद्दा ये है कि अभी एक केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें जिसके जिसके बारे में एक केस पहले हो चुका था इलाहाबाद हाई कोर्ट में। वहाँ पर किसी एमएलए ने अपने क्वालिफिकेशंस, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस के बारे में गलत गलत इंफॉर्मेशन दिया था, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसके इलेक्शन को नल एंड वाइड घोषित कर दिया था, खारिज कर दिया था। ठीक है, तो अभी वैसा ही एक केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एजुकेशन बैकग्राउंड का अपना जो है गलत इंफॉर्मेशन देना करप्ट एक्ट के अंदर नहीं आता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में जो है उसके अंतर्गत करप्ट एक्ट में नहीं आता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देना चाहूँ, जैसे उर्वशी रौतेला का नाम हर कोई सुना ही होगा, बॉलीवुड के एक अभिनेत्री हैं। ठीक है, अरे वही जिनका ऋषभ पंत के साथ रूठना मनाना चल रहा था लगातार। तो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पेज पे वो डाला हुआ था कि मैं आईआईटीएन में, मतलब मैं एक आईआईटीएन हूँ, मैं आईआईटी में पढ़ी हूँ। ठीक है, जबकि वो फाल्स था, बाद में उन्होंने वो सब हटा लिया। वो फाल्स था, अगर वो चुनाव लड़ें और जीत जाएं तो इस बेस पे उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता कि आपने गलत इन्फॉर्मेशन दिया। भाई चुनाव लड़ते हैं आप जो जनता की भलाई के लिए, सुप्रीम कोर्ट का कहना है पढ़ाई लिखाई से उतना ज़्यादा मतलब नहीं है कि हाँ आप बहुत पढ़ लिए इसलिए आप चुनाव लड़ रहे हैं। तो वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंतर्गत वो करप्ट एक्ट नहीं आता है। ठीक है, अब देखते हैं कि जैसे मैंने बता दिया अनुराग नारायण सिंह वर्सेस हर्षवर्धन वाजपेयी, ये जो केस है ना, ये इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा कि पढ़ाई लिखाई का जो उनका बैकग्राउंड है वो करप्ट एक्ट के अंतर्गत नहीं आता। हालांकि उसने जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का पहले का डिसीजन था उसको मतलब खारिज नहीं किया, उसने कहा जो हो गया हो गया, लेकिन आगे से ऐसा नहीं है। तो कारण क्या क्या है, कौन सा ऐसा एक्ट है जो करप्ट एक्ट में आएगा वो देख लेते हैं। ठीक है, तो वही है, कोई कैंडिडेट अगर रिलीजन, रेस, कास्ट, कम्युनिटी और लैंग्वेज के नाम पे वोट मांगता है, ठीक है, तो वो करप्ट एक्ट है अकॉर्डिंग टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। ठीक है, तो ये केस था 2017 में अभिराम सिंह वर्सेस सीडी कोमाचेन, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि रिलीजन, रेस, कास्ट, कम्युनिटी या लैंग्वेज, भाषा के आधार पर अगर आप वोट मांगते हैं ना, वो करप्ट एक्ट के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ये तो मैंने बता ही दिया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का सेक्शन 123 ना, ये एक्ट डिफाइन करता है करप्ट प्रैक्टिसेस क्या क्या है। जैसे ब्राइबरी हो गया, अंडू इन्फ्लुएंस, फॉल्स इन्फॉर्मेशन, प्रमोशन और अटेम्प्टेड प्रमोशन ऑफ दो कम्युनिटीज के बीच में अगर आप दुश्मनी फैलाना चाहते हैं, ऐसा कुछ भड़काऊ भाषण देते हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं करप्ट प्रैक्टिस के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर लिस्ट डाउन कर दिया है कौन कौन से केसेस हैं। एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1994 में, है ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर रिलीजन, रेस, कास्ट, कम्युनिटी इन सब के नाम पे वोट मांग रहे हैं तो वो नल एंड वाइड घोषित कर दिया जाएगा। अभिराम सिंह वर्सेस सीडी कोमाचेन केस जो अभी डिस्कस किया, इसमें है कि अगर सेकुलर एक्टिविटीज़ में इंक्रोचमेंट ऑफ रिलीजन, रिलीजन घुसाओगे ज़बरदस्ती है ना सेकुलर काम में भी, तो वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। और अभी लेटेस्ट केस है एस सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही सुप्रीम कोर्ट ने, कहा कि फ्रीवीज कैन नॉट बी कॉल्ड एज करप्ट प्रैक्टिसेस। ठीक है, मतलब कि भैया मुझे फ्री का सिलाई मशीन दे दो, साड़ी दे दो, है ना, दारू दे दो, दारू तो नहीं लेकिन वो अनाउंस, दारू को वो अनाउंस नहीं करते ना, लेकिन हाँ कहते आपका लोन माफ़ कर दिया, आपको फ्री में ये टीवी दे दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें और लैपटॉप है ना, ये सब जो है, तो ये सब करप्ट प्रैक्टिसेस के अंतर्गत नहीं आती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए भाई ठीक है, सब सारे लोग प्रमोट होते हैं तो सब करते हैं ऐसा। अब देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 क्या है। ठीक है, इसमें
मैं अभी बाद में आपको बताऊंगा, थोड़ा ज़्यादा क्लियर करूंगा, दोनों में डिफरेंशिएट करते हैं। पहले देख लेते हैं कि 1950 वाले एक्ट में क्या क्या रहता है। क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर, है ना, प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज और लोकेशन ऑफ सीट्स ना। मतलब वोटर्स की क्वालिफिकेशन डिसाइड होती है, इलेक्टोरल रोल्स तैयार किए जाते हैं, किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने लोग हैं, कितनी सीटें हैं, ऐसे करके वो डिलिमिटेशन को उनको जो है किया जाता है ना। और पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को कितनी कितनी सीटें मिलनी चाहिए, वो सब 1950 के अंतर्गत डिसाइड होता है। ठीक है, इसकी 4 शेड्यूल हैं, जिसमें फर्स्ट शेड्यूल में एलोकेशन ऑफ सीट हो जाता है। ठीक है, सेकंड शेड्यूल में टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली, पहला जो है पार्लियामेंट के लिए हो गया, दूसरा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के हो गया, थर्ड हो गया थर्ड शेड्यूल स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसमें एमएलसी बनते हैं। ठीक, फोर्थ शेड्यूल में है लोकल अथॉरिटीज फॉर पर्पज ऑफ इलेक्शन टू लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये 4 शेड्यूल है 1950 के। ये जो है 1951 वाला एक्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। इसके कई पार्ट हैं, जिसमें आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन डिसाइड होता है ना। नोटिफिकेशन ऑफ जनरल इलेक्शन, इलेक्शन जब होने होते हैं तो जनरल इलेक्शन का जो नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिलीज करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फॉर कंडक्ट ऑफ इलेक्शन ना, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, ये सब पॉलिटिकल पार्टीज डिस्प्यूट जो हो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, करप्ट प्रैक्टिसेस कौन से होते हैं, इलेक्टोरल ऑफेंस कौन से होते हैं, बाई इलेक्शंस, ये सारी चीज़ें 1951 वाले एक्ट के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अब जैसे आपको डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है यहाँ से, तो जैसे एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताना चाहूँगा। 1950 वाला एक्ट जो है ना, जैसे कहीं होम या वो होना होता है, तो उसमें क्या होता है कि पहले नाउन नाउन नाउ और नाउन जो होते हैं वो लोग सामग्री तैयार करते हैं ना। तो उसके लिए वो लीपा पोती करेंगे, अपना जो भी सामग्री होगा वो सब लेके आएंगे हवन में डालने के लिए ना, यज्ञ वगैरह जो होता है उसमें। तो ये 1950 वाला समझ लीजिए कि नाउन वाला काम है। उसमें आपको क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर्स, प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल तैयार करिए, डिलिमिटेशन करिए ना, सीट्स पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेशन में कितना मिलेगा। लेकिन जो मेन पंडित जी का काम है, जब होम होने लगेगा, यज्ञ होने लगेगा, उसमें जो सुहा करने वाला काम होता है वो 1951 वाले में है। देखिए, एक्चुअल कंडक्ट ऑफ इलेक्शन है ना, पहले तैयारी होम की कितनी भी हो गई यज्ञ की, लेकिन जब जब पंडित जी नहीं आएंगे, नहीं बैठेंगे, तब तक जो है होम होगा नहीं। तो एक्चुअल कंडक्ट ऑफ इलेक्शन इन इंडिया जो होता है 1951 के बाद होता है, तो उस एक्ट के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन है ना, कौन कौन सी मशीनरी लगेंगी इलेक्शन के लिए, क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन, भाई क्या उचित है क्या अनुचित है, ये तो पंडित जी ही डिसाइड करते हैं। तो वही एमपीएमएलए का क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन भी 1951 के अंतर्गत आता है। इलेक्शन ऑफेंसेस एंड डिस्प्यूट ना, उचित अनुचित, ये सब जो झगड़े लड़ाई होते हैं इलेक्शन में, वो सब। रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, किसको पॉलिटिकल पार्टीज का दर्जा दिया जाए, ये सारी चीज़ें जो है 1951 वाले एक्ट के अंतर्गत आती हैं। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि 1950 वाला एक्ट वही है, नाउन वाला काम, और 1951 वाला जो है पंडित जी वाला काम है। ठीक है, अब थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, अभी 2021 में ही आया था, बहुत एकदम धड़कता धड़कता टाइप का है, क्योंकि इसने सबको कंफ्यूज किया था। तो देखते हैं, इसमें है इंडिया देयर इज नो लॉ रिस्ट्रिक्टिंग कैंडिडेट्स फ्रॉम कंटेस्टिंग इन द वन लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ठीक है, अरे ठीक है, अंग्रेजी को गोली मार के हिंदी पे आते हैं। कहने का मतलब ये है कि लोकसभा में ऐसा कोई नियम नहीं है जिसमें किसी को 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ने से रोका जाए, पहला स्टेटमेंट है। दूसरे में श्री देवी लाल ने 1991 में 3 सीट से इलेक्शन लड़ा था लोकसभा के लिए ना। एज पर द एग्जिस्टिंग रूल्स कह रहा है कि अगर कोई कैंडिडेट जो है 3 सीट से लड़ लेता है, वहाँ पे जीत जाता है, तो उसका जो खर्चा होगा वो पार्टी वहन करेगी बाई इलेक्शंस का, क्योंकि भाई जहाँ से जीतेंगे आपको सीट तो एक ही मिलेगी, फिर बाकी 2 जगह खाली करेंगे, वहाँ बाई इलेक्शंस होगा, तो इसका खर्चा कर रहा है कि पार्टी देगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, आप जो है इसको पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करें। अब मैं बताता हूँ इसका आंसर। पहला नहीं है, पहला सिर्फ 2। ठीक है, 1991 तक था, 1991 तक था कि हाँ 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप लड़ सकते हैं, लेकिन
1992 से ये लिमिटेड कर दिया गया दो कॉन्स्टिट्यूंसी तक, ठीक है। तो 1991 श्री देवीलाल जी ने लड़ा था, वो सही है, लेकिन खर्चा जो होता है वो आपको खुद ही वहन करना पड़ता है, कोई पार्टी वार्टी नहीं देती है। तो इसका सिर्फ दूसरा जो स्टेटमेंट है वही करेक्ट होगा, अर्थात बी आंसर, ठीक है। मुझे लॉटली हिंदी में भी मिल गया था क्वेश्चन, तो मैंने वहाँ से भी लिया है। मेरे हिंदी वाले फ्रेंड्स हैं, वो इसको देख सकते हैं आसानी से। वैसे मैंने एक्सप्लेन तो पहले भी किया था, ठीक है। अच्छा, इससे यूपीएससी मेंस 2022 में भी क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट कितना इंपॉर्टेंट है आपको यहाँ से पता चलेगा। Discuss the procedures to decide the disputes arising out of election of a member of parliament or state legislature under the RPA 1951। तो डिस्प्यूट जो होते हैं ना, कि प्रोसीजर, उसका क्या प्रोसीजर, डिस्प्यूट को डिसाइड करने का क्या प्रोसीजर है। एमपी और एमएलए जो चुन के आते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंतर्गत ना, ऑन विच ग्राउंड्स द इलेक्शन ऑफ एनी रिटर्न कैंडिडेट में बी डिक्लेयर्ड वाइड, यही सब पूछ रहा है कि किस ग्राउंड पे, जैसे मैंने बताया उसमें। तो उन सब ग्राउंड पे, किस ग्राउंड पे इसको, उनके इलेक्शन को खारिज किया जाता है, उसकी रेमेडीज़ क्या है ना। आप लोग चाहें तो क्वेश्चन लिख के कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं, मैं उसको रीड करूँगा, फिर बताऊँगा कि इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, ठीक। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, जीएसटी काउंसिल रीचेस कॉन्सेंसस टू क्रिएट ट्रिब्यूनल न्यू रेट कट्स। अभी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी, 49th मीटिंग है ना। उसमें डिसाइड किया गया कि हम स्टेट लेवल पे जो है ट्रिब्यूनल बनाएंगे विथ स्टेट बेंचेज। नेशनल ट्रिब्यूनल बनेगा जीएसटी का, जिसमें स्टेट बेंचेज भी होंगी। तो इससे क्या होगा कि जो भी उनके डिस्प्यूट्स होंगे या शिकायतें होंगी, उनका समाधान मिलने के लिए रेंज बढ़ जाएगा, ठीक है। अभी बस यही इशू था, लेकिन अब जानते हैं कि ये GS2 और GS3 दोनों का पार्ट है। अब देखते हैं कि इसमें जीएसटी काउंसिल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जीएसटी काउंसिल में क्या होता है, वोटिंग स्ट्रेंथ ना, वोटिंग स्ट्रेंथ होती है 1/3 सेंटर के वेटेज में रहता है, सेंटर 1/3 क्लेम करता है, बाकी 2/3 वेट जो होता है वो स्टेट्स के लिए होता है। और एक इसका कोरम होता है, कोरम मीन्स कि कितने मिनिमम मेंबर रहें जिसके बाद काउंसिल की मीटिंग हो सके, तो वो होता है 50% कोरम, ठीक है। और डिसीजन होता है 3/4, 3/4, 3/4 जो होते हैं मेंबर, उनका डिसीजन अगर सपोर्ट में है, पक्ष में है, तो वो डिसीजन पास कर दिया जाता है, ठीक है। जीएसटी काउंसिल के चेयरपर्सन होते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, करंटली श्रीमती निर्मला सीतारमण जी हैं, ठीक है। और सेंटर से एक और मेंबर होता है जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस। वाइस चेयरपर्सन जो होता है वन ऑफ द स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर, स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर में से कोई एक होता है, कुछ वाइस चेयरपर्सन होता है। तो बाकी मेंबर जो होते हैं वो स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। तो स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर अलग अलग मेंबर होते हैं। आपके लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि जीएसटी काउंसिल जो है किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है संविधान में, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिएगा। अब 3 मॉडल्स ऑफ जीएसटी, तो मैंने डिस्कस ही किया पहले। सेंट्रल जीएसटी जिसमें सेंटर जो है टैक्स लगाता है, स्टेट जीएसटी SGST जिसे बोलते हैं स्टेट लगाता है, डुअल जीएसटी जिसको IGST अर्थात इंटीग्रेटेड जीएसटी बोलते हैं, जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों टैक्स लगाते हैं। तो ये 3 मॉडल्स ऑफ जीएसटी, काफ़ी सिंपल याद करना, स्टेट सेंटर और दोनों का, ठीक। तो देख लेते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी क्या क्या है। तो फीवर टैक्सेस, पहले ढेर सारे टैक्स रेट हुआ करते, एक्साइज हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, वैट हो गया, तमाम तरीके के जो है टैक्सेस हुआ करते थे, उनको सबको मिला के एक ही टैक्स हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स ऑफ जीएसटी, ठीक है। फीवर टैक्स रेट्स एंड एग्जम्पशन, काफ़ी छूट मिली है, कम टैक्स रेट है ना। ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस बढ़ा है, ज़्यादा लोग अब टैक्स के अंतर्गत आ गए हैं। मिटिगेशन ऑफ कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस, टैक्स के ऊपर टैक्सेस, ये सारी चीज़ें जो एक ही चीज़ के लिए 2 टैक्स लग जाते थे, वो सब चीज़ें खत्म हुई है। इम्प्रूव कंप्लायंस एंड रिवेन्यू कलेक्शन बढ़ा है। हालांकि सेंटर तभी कहता रहता है कि नहीं, हम उतना नहीं कमा पाए जितना हमको चाहिए जीएसटी के अंतर्गत, 12% मिल रहा, 15.5 चाहिए उनको, ठीक है। मैंने पिछले आर्टिकल्स में इसको डिस्कस किया है, आप देख सकते हैं पिछले लेक्चर्स। इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, ये है क्रिएशन ऑफ कॉमन नेशनल मार्केट, एक जीएसटी हो गया, ठीक है। और एस्टिमेटेड टू इंक्रीज जीडीपी बाई 0.9% टू 1.7%, जीडीपी का जो इतना परसेंट बढ़ जाएगा जीएसटी के थ्रू। आपके लिए एक सवाल फिर से यहाँ पे है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ये जीएसटी लाया गया था, ठीक है, और कब लाया गया था, कौन सा संविधान संशोधन था जीएसटी लाने के लिए और
किस साल लाया गया था। अगर आपने पिछला लेक्चर ध्यान से देखा होगा तो आपको बहुत आसान पड़ेगा ये दोनों सवाल हैंडल करना। ठीक है, अब एक सवाल देख लेते हैं, प्रीलिम्स का है। देखिए तो कितना इंपॉर्टेंट है, इससे पता चलता है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पे सवाल भी पूछा है उसके बारे में। इट विल रिप्लेस मल्टीपल टैक्सेस कलेक्टेड बाय मल्टीपल अथॉरिटीज एंड विल दस क्रिएट अ सिंगल मार्केट। चलिए फिर से अंग्रेजी को गोली मारते हैं, हिंदी में बात करते हैं। कह रहा है कि मतलब मल्टीपल कलेक्टेड बाय मल्टीपल अथॉरिटी जो होती हैं, पहले जो टैक्स अलग अलग लोग कलेक्ट करते थे, अलग अलग अथॉरिटी, अब सबको सिंगल मार्केट में कर दिया गया है। मल्टीपल टैक्सेस एक जगह कलेक्ट किए जाएंगे। ठीक है, ये बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस कर देगा करंट अकाउंट डेफिसिट ऑफ इंडिया। ड्रास्टिकली क्या होता है, ये देखिए यहाँ पर आपको जो है ऑप्शन एलिमिनेशन वाली टेक्निक लगानी पड़ेगी। यूपीएससी अक्सर ऐसे बड़े बड़े हैवी वर्ड्स के साथ खेलती है। ड्रास्टिकली मतलब अगर इतना ही जीएसटी इंपॉर्टेंट होता तो अभी अभी क्यों लगता, अभी कुछ साल पहले। ठीक है, मैं रिवील नहीं करूँगा, वो आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, और फिर कह रहा कि ये इकोनॉमी की साइज इतनी ज़्यादा बढ़ा देगी, बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी कि हम चाइना को ओवरटेक कर जाएंगे, है ना। तो ये सब कोई स्टेटमेंट नहीं होता है, इतना ये वेग है, भड़काऊ भाषा टाइप की चीज़ें हैं। यूपीएससी ऐसे सवाल सिर्फ इसीलिए पूछती है कि आपका कॉमन सेंस कितना है। ठीक है, तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर सिर्फ पहला होगा, है ना, कि वो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली कुछ नहीं कर देगा या चाइना को ओवरटेक करने में ऐसा हेल्प नहीं कर देगा, लेकिन हाँ सिंगल मार्केट ऑफ टैक्स इन इंडिया हो जाएगा। ठीक है, आप हिंदी में ऑलरेडी यहाँ पे है, आप इसे देख सकते हैं। देखिए कितना इम्पोर्टेंट है ये, इसके सवाल देखिए। GS3 में 2020 में आया है और 19 में भी आया है। ठीक है, एक्सप्लेन द रेशनल बिहाइंड द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कंपनसेशन टू स्टेट टैक्स ऑफ 2017। ठीक है, तो जीएसटी के बारे में ये है। अच्छा, इससे आपको ये चीज़ अगर आपने ध्यान से सुना होगा ना, तो मैंने कौन कौन से सवाल पूछे हैं, इसमें इसका एक आंसर भी दे दिया गया, इसी क्वेश्चन में ये आंसर है। तो यूपीएससी के क्वेश्चन करने का बहुत ही फ़ायदा है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन करने में भी कितने आंसर्स मिल जाते हैं। ठीक है, आप दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। यू कैन पोस्ट योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल रिव्यू दैट। फिर 2017 में GS2 के अंतर्गत पूछा गया है। ठीक है, अभी देखिए इसमें जीएसटी नहीं बोला उसने, लेकिन उसने बोल दिया कि कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू उसके फीचर्स क्या क्या हैं ना। पूछ रहा क्या ये इफेक्टिव होगा, कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स, जो टैक्स का मतलब एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा उल्टा असर पड़ता था, तमाम टाइप के लगते थे, उन सब पे कितना असर पड़ेगा, कॉमन मार्केट, कॉमन नेशनल मार्केट होगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ यही नहीं याद करना हाँ जीएसटी होगा, जीएसटी होगा, ये भी याद करना जरूरी है किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जीएसटी आया है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जीएसटी करके पूछे, क्या पता वो वही एक्ट ही पूछ ले, आपको समझ में नहीं आएगा फिर। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, ERCP। ये तो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में थोड़ा टसल चल रहा है कैनाल्स को बनाने के लिए। ERCP का मतलब होता है ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। ठीक है, इसमें पॉलिटिकल ट्विस्ट आ गया है, MP अप्रोचेस सुप्रीम कोर्ट फॉर स्टे। अब मुद्दे से आपको अवगत कराते हैं कि जैसे ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट है, वो बन रहा है चंबल रिवर पे। ठीक है, चंबल रिवर जो चंबल नदी जो है राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों के बीच में बहती है। ठीक है, तब मध्य प्रदेश ने उस पर ऑब्जेक्शन किया है कि जो है हमारा पानी हमको कम पड़ने लगेगा। तो ये जो पॉलिटिकल ट्विस्ट आ गया है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ऑब्जेक्शन किया, तो इशू से आप परिचित हो गए। अब चलते हैं इसमें थोड़ा और डिटेल में जानते हैं कि क्या क्या है। ठीक है, ये रहा हाइड्रो पॉलिटिक्स इन डेजर्ट स्टेट। अगर ये ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, तो इस राजस्थान के 13 जिले कौन कौन से आप देख सकते हैं इसमें छोटा सा मैप है, उनको फ़ायदा होगा। ठीक है, क्या फ़ायदा होगा, अलवर हो गया, दौसा होगा, जयपुर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, है ना, बूंदी, करौली, धौलपुर, भरतपुर, ये सारे ज़िले जो हैं आप इसमें देख सकते हैं, उनको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। अच्छा, कनाल्स ऐसे इंटरलिंकिंग कनाल्स बनाए क्यों जा रहे हैं, आपको पहले से पता होगा, केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है ना, रिवर को आपस में जोड़ के इसलिए बनाए जाते हैं। जैसे क्या हो गया, कोई हमारा जो इंडिया है उसमें कोई रीजन ऐसा है कि बहुत सारा पानी मिल जाता है उसको, मेघालय का चेरापूंजी, है ना, मौसिन राम, ये सब जानते हैं। और ऐसे रीजन्स भी हैं जहाँ पे पानी बरसता ही नहीं, जैसे राजस्थान का एरिया हो गया।
ठीक है। वेस्टर्न राजस्थान तो एकदम सूखा ही रहता है। तो ये होता है कि जहाँ ज़्यादा पानी भर रहा वहाँ बाढ़ आ जा रही है, जहाँ कम पानी भर रहा वहाँ पे जो है ड्रॉप हो जा रहा है, सूखा पड़ जा रहा है। तो ऐसा किया जाए कि दोनों का पानी बैलेंस कर दिया जाए, जहाँ कम पानी वहाँ ज़्यादा वाला पानी पहुँचा दिया जाए। तो वो ये है इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट ऑफ द रिवर, ठीक है। तो उसके थ्रू केन बेतवा इंटरलिंक प्रोजेक्ट तो सबसे पहला आज चल रहा है। और लेकिन अब ये जो है राजस्थान वाला जो है, इसमें मध्य प्रदेश में अड़ंगा लगा दिया है। देखते हैं क्या होगा, ठीक है। तो फायदा क्या क्या होता है, जैसे अगर कहीं सूखा पड़ गया, कहीं बाढ़ पड़ गया, तो आपके जो फूड सिक्योरिटी है वो प्रभावित होती है। ऑब्वियस सी बात है, खेती बाड़ी उतनी अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगी, किसानी फार्मर जो है क्या करेंगे, वहाँ से निकल जाएंगे तो फिर जाके कहीं अपना वही लुधियाना कमाने चले जाएंगे, सूरत कमाने चले जाएंगे। तो क्या होगा कि माइग्रेंट वाला जो इशू हो जाता है, वहाँ से माइग्रेशन बढ़ जाएगा। डेमोग्राफिक जो डायमेंशंस हैं वो इम्प्रूव अफेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो कहीं जाके फिर झुग्गी झोपड़ी में रहना, उस तरीके से वहाँ की जो सोसाइटी कम्युनिटी वो भी अफेक्ट होती है। तो ये सारी चीज़ें एक छोटे से कारण से आपको लगता है, लेकिन सब इकोनॉमी एंड सोसाइटी दोनों इंटर रिलेटेड है। अच्छा, एक वर्ड है यहाँ पे, हाइड्रोपॉलिटिक्स इन डेजर्ट स्टेट। हाइड्रोपॉलिटिक्स आप मेंस में अपने बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, इसको जरूर यूज करना चाहिए। इसका मतलब है कि पॉलिटिक्स आ गया, पॉलिटिक्स में दो स्टेट के बीच में पॉलिटिक्स चल रही है और पानी के लिए, तो ये हाइड्रोपॉलिटिक्स। इस तरीके से मीन्स आपका बहुत सिंपल हो जाता है। हाइड्रोपॉलिटिक्स का अगर आप आंसर मतलब मीनिंग जानते हैं तो बहुत इजीली आप मेंस क्या के काफ़ी अच्छे कीवर्ड के साथ आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें एक और खास चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ये जो दिमागी उपज थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोजेक्ट, ठीक है। और आगे चलते हैं, देखते हैं कि ट्रिब्यूटरीज ऑफ चंबल रिवर जिस पर ये बनना है, उसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं। कुन्नू, पार्वती, काली सिंध, जिस पर कि ईआरसीपी बन रहा है, ठीक है। प्रोजेक्ट ईआरसीपी में दो कैनाल बनेंगे, द चंबल कैनाल जो कि चंबल पे बनेगा, और दूसरा है ईस्ट राजस्थान कैनाल जो कि माही रिवर पे बनेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देखने वाली बात है जिसमें थोड़ा सा मध्य प्रदेश का दोगलापन भी निकल के आता है। मध्य प्रदेश में ऑलरेडी मोहनपुरा डैम बना रखा है नेवाज रिवर पे। नेवाज एक पार्वती रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। और कुंडलिया डैम बना रखा है काली सिंध रिवर पे, ठीक है। तो अपने लिए तो उसने बना लिया है, ठीक है। नर्मदा पे भी, नर्मदा भी एमपी से बहती है, नर्मदा पे भी काफ़ी डैम बने हैं। नर्मदा बचाओ अभियान इसके चक्कर में चल रहा था। लेकिन अब जब राजस्थान की बारी है, राजस्थान को बहुत ही ऑब्वियस है कि उसे बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, ठीक है। इसमें कुछ अगर एक लाइन में कहा जाए तो यही होगा कि राजस्थान एमपी से कंप्लेन करे कि मेरा मेरा कुत्ता कुत्ता पाला कुत्ता पानी। लेकिन भाई एमपी भी क्या कर सकता है, क्या करें साहब, जो है मज़ा तो आपको आ रहा है, खर्च होगा हमारा पानी, इसलिए तारा कुत्ता कुत्ता मेरा कुत्ता पानी, है ना। तो ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। इससे क्वेश्चंस बने हैं, 2017 में पूछा गया, 2020 में भी पूछा गया। इंटरलिंकिंग हमेशा न्यूज़ में रहता है, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर, तो हमेशा इससे क्वेश्चन भी बनते रहते हैं। नॉट मेनी ईयर्स अगो रिवर लिंकिंग वाज अ कॉन्सेप्ट बट इट इज़ बिकमिंग रियलिटी इन कंट्रीज। बहुत पहले, बहुत ज़्यादा समय की बात नहीं है कि ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट था, लेकिन अब रियलिटी बन रहा है ना। क्या क्या फ़ायदे होंगे रिवर इंटरलिंकिंग से, इस पॉसिबल इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट पे भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, वो सब भी बताना है। और दूसरा 2020 में GS1 के अंतर्गत पूछा गया था, interlinking of rivers can provide viable solutions to the multi-dimensional interrelated problems of drought, floods and interrupted navigation। जैसे मैंने बताया ही, जैसे साउथ की जो रिवर्स है उसमें नेविगेशन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनका जो जो रीजन है वो पहाड़ी एरिया ज़्यादा उसमें पड़ता है, ऊँच खाला सब बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। तो इसके चक्कर में पानी वहाँ एक तरीके से नहीं टिकता है। आप उधर ज़्यादा वो सब देख सकते हैं, तो जलप्रपात जिसे बोलते हैं, फॉल्स है ना, झरने, वो सारी चीज़ें साउथ वाले एरिया में ज़्यादा देखा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें तो फिर कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें, मैं इसको डेफिनेटली रिव्यू करूँगा, ओके। अब देखते हैं अगली न्यूज़ है, कैबिनेट अप्रूव टर्म एक्सटेंशन ऑफ 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया अप टू अगस्त 31, 2024। लॉ कमीशन का जो 22वें लॉ कमीशन का गठन हुआ है उसी के बारे में न्यूज़ है ये, है ना।
ऑब्वियसली आपको पता है ये आएगा आपके जीएस पेपर 2 के अंतर्गत। ये उनका लोगो है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टेटूटरी। एग्जीक्यूटिव क्या होता है कि जो सरकार अपने मन से बनाती है ना, किसी काम को एग्जीक्यूट करने के लिए उसको बनाती है, किसी कानून के थ्रू नहीं। और जो कानून के थ्रू बनते हैं उसको स्टेटूटरी बॉडी बोलते हैं। और जो संविधान में जिसके लिए आर्टिकल दिया होता है उनको संवैधानिक निकाय या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं। ठीक है। पहले लॉ कमीशन जो थे वो पहले लॉ कमीशन के चेयरमैन जिसको बोला जाता है वो लॉर्ड मेघाले थे। ठीक है। लॉर्ड मेघाले ने तमाम काम किया, तो उसमें से ये भी था। 1835 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल चल रहा था तब पहला लॉ कमीशन आया था। उसके बाद 3 कमीशन और बने इंडिया की आज़ादी से पहले। ठीक है। लेकिन आज़ादी के बाद सबसे पहला जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जिसे बोल सकते हैं वो बना था 1955 में, है ना। 1955 में बनी थी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का गठन हुआ था 3 साल के लिए। ये 3 साल के लिए ही गठित होता है हर बार। और पहले लॉ कमिश्नर ऑफ इंडिया थे MC सेतलवाद, जो कि उस टाइम के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे। ठीक है। MC सेतलवाद को याद करने के लिए थोड़ा सा ट्रिक एक होता है कि MC एस से स्क्वायर, है ना। MC स्क्वायर काफ़ी पॉपुलर टर्म है। सेतलवाद के लिए एस बोल देते हैं, स्क्वायर बोल देते हैं। लेकिन ये कैसे याद करें कि वो पहले लॉ कमिश्नर ऑफ इंडिया थे। ठीक है। MC स्क्वायर तो कर लिए, ठीक है। तो किस लिए MC स्क्वायर याद करें, तो अब उसको याद करने का तरीका, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को अगर करें LCI, ठीक है। लॉ मीन्स L, कमीशन माने C। ठीक है। तो इसका LC और इसका MC, LC MC आप नहीं भूलेंगे आप। ठीक है। LCI बराबर MC स्क्वायर। तो MC सेतलवाद फर्स्ट लॉ कमिश्नर ऑफ इंडिया थे। ठीक है। वर्क फॉर लीगल रिफॉर्म्स, ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है। और इसमें कुछ है, ये एडवाइजरी बॉडी है ना। ये लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, किसी भी ये वन डे एग्जाम में या इवन UPSC में भी डेफिनेटली पूछा जा सकता है, स्टेट पीसीएस में भी पूछा जा सकता है कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो वो है लॉ एंड जस्टिस। ठीक है। इसके रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं होते हैं गवर्नमेंट पे, गवर्नमेंट का मन करे तो माने, ना मन करे तो ना माने। ठीक। इसमें एक चेयरमैन होता है जो जनरली सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं या किसी स्टेट हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, और 4 मेंबर होते हैं। ठीक है। करंटली जो 22nd लॉ कमिश्नर ऑफ इंडिया हैं, अभी जिनका गठन हुआ है, वो है जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। इसके पहले कौन थे, BS चौहान। BS चौहान, चौहान का अगर C ले लें तो ये हो जाएगा BSc, और करंट वाले हैं ऋतुराज अवस्थी। तो इसमें भी थोड़ा सा राइमिंग तो बैठता है। ठीक है। प्रीवियस से BS चौहान BSc, करंट वाले हैं ऋतुराज अवस्थी। 262वें रिपोर्ट में LCI ने रिकमेंड किया था डेथ पेनाल्टी को ख़त्म करने का, कैपिटल पेनाल्टी जो होता है कैपिटल, उसको ख़त्म करने का रिकमेंड किया था। और उसने ये भी रिकमेंड किया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सॉरी, जो आर्टिकल 44 के अंतर्गत आता है, DPSP का पार्ट है ना, वो भी थ्रू आउट इंडिया लागू कर दिया जाए। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। साइबर अटैक्स आर राइजिंग बट देयर इज एन आइडियल पैच। ये एक ऐसा इशू है जिससे सारे लोग प्रभावित हैं। ठीक है। कभी कभी इंडिविजुअल प्रभावित होता है तो उसको बहुत तकलीफ होती है, नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को भी टारगेट कर लिया जाता है। हैकर्स जो होते हैं वो सिस्टम को हैक कर लेते हैं, तो वही हो जाता है साइबर अटैक। ठीक है। तो सबसे पहले यही पता चल जाए कि भाई साइबर अटैक होता क्या है। साइबर अटैक इज ट्राइंग टू एक्सेस इनटू सम एस्टेब्लिशमेंट, किसी में मतलब किसी इंस्टीट्यूशन में या उसके अंदर अनऑथराइज्ड एक्सेस, गलत तरीके से इलीगल एक्सेस करना ही साइबर अटैक है। ठीक है। फिर वहाँ से डेटा चुरा लेते हैं। अभी रिसेंटली एक केस आया था एम्स में जो है साइबर अटैक हुआ था, जिसमें 40 मिलियन हेल्थ रिकॉर्ड ना, लगभग 40 मिलियन हेल्थ रिकॉर्ड कंप्रोमाइज हुआ था। फिर उसको रिस्टोर करने में, नॉर्मल करने में लगभग 2 महीना लग गया था। ठीक है। अच्छा, उसी के कुछ दिन बाद एक ब्लैक कैट करके एक रैंसमवेयर गैंग है, जब उसने भी जो है डिफेंस मिनिस्ट्री के का कोई एक कंपनी है, उस पर जो है उसने साइबर अटैक किया था। ठीक है। तो ये जो एकदम लेटेस्ट केसेस हैं, बाकी आप सुनते ही रहते हैं, अक्सर ये साइबर अटैक्स होते ही रहते हैं। तो ये एक
आपके GS3 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब इसमें थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि कैसे इम्पैक्ट करता है और किस तरीके से जो है हम इससे प्रभावित होते हैं, क्या क्या स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए हैं, सारी चीज़ें। तो जब तक एक इंडिविजुअल को प्रभावित करता है, उसका फ़ोन टैप हो गया, हैक हो गया, ठीक है, तो वो तो एक इंडिविजुअल को करता है। लेकिन जब कोई क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर किसी देश का हो, जैसे कि इसरो हो गया अपने इंडिया का ना, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, एम्स हो गया, ठीक है, डिफेंस मिनिस्ट्री हो गई या डैम्स हो गई, ये सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत सेंसिटिव है। इन पर अटैक करना मतलब किसी देश को घुटने पे लाया जा सकता है। तो ये बड़ा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है, इस पर सभी को ध्यान देना चाहिए, और ख़ास तौर से जो जो लोग इसके शिकार होते हैं ना, उनको खास तौर से ध्यान देना चाहिए। अच्छा, ये चीज़ हो गया क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इससे तो अब इसका यूज आप देखिए, अभी जो ऑन गोइंग वार है ये रसिया और यूक्रेन का, ठीक है, उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स हैं, वार हेड्स हो गया है ना, रडार हो गया, कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, ये सारी चीज़ों को जैम कर दिया जाता है। कितना इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी कितना इंपॉर्टेंट है। अगर इस तरीके से साइबर अटैक हो रहे हैं तो एक बड़े से बड़ा देश, मतलब इतना बड़ा वार थमा सकता है। इसका एक एग्जांपल जो बहुत ही एप्ट है, वो हम अपने हिस्ट्री से, अपने इतिहास से ले सकते हैं। जब 1857 की क्रांति हुई थी, तो अंग्रेजों के जीतने का एक बहुत बड़ा कारण था कि उनके पास टेलीग्राफ हुआ करता था, इलेक्ट्रॉनिक टेलीग्राफ, ठीक है, जिसके थ्रू वो कम्युनिकेशन कर लेते थे और बेहतर रणनीति बना पाते थे। और हम लोग क्या थे कि हम लोगों के पास बस यही है, अपने अपने अपना अपना ढपली, अपना अपना राग वाला सिस्टम, जिसको जहाँ मिल गया, जो अंग्रेज मिल गया उसको मारना है, उसको खाली दूर भगाना है किसी भी तरीके से, तो यही था। लेकिन अब वो वही टेलीग्राफ के थ्रू, तो आप सोच सकते हैं कि कम्युनिकेशन सिस्टम जैम कर दिया जाए। जीपीएस कितना इंपॉर्टेंट है, जीपीएस के बिना आजकल कोई बहुत ज़्यादा देर तक कहीं इधर उधर जा ही नहीं पाता है, कुछ ना कुछ काम उस जीपीएस से लगता ही रहता है। तो कितना इंपॉर्टेंट है ये यहाँ से पता चल रहा है। और ये होता है स्टेट स्पॉन्सर्ड साइबर अटैक्स उसको बोलते हैं। ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है, जिसमें एक देश दूसरे देश पर अटैक खुद जानबूझ के करवाता है ना। अभी एक और एग्जांपल उधर था, जो इजराइल से लोग वो मंगा रहे थे सॉफ्टवेयर, है ना, पेगासस करके था, पेगासस नाम से था। उस पर भी बहुत ज़्यादा सवालिया निशान उठे, क्या सरकारें मंगाती हैं जो है जासूसी करने के लिए अपने अपोजिशंस पे। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, इसका एक और बहुत बड़ा जो इशू है वो ये है कि जब ये किसी इंस्टीट्यूशंस पे अटैक करता है, ठीक है, जैसे कि किसी इंडिविजुअल पे भी अटैक होता है, साइबर अटैक इंस्टीट्यूशंस पे भी अटैक होता है, तो उनकी डिलेमा ये रहती है कि बेचारे इसको डिस्क्लोज नहीं कर पाते, रिवील नहीं कर पाते, बता नहीं पाते हैं, है ना। तो कि हाँ हमारे पे अटैक हुआ है, क्योंकि इससे क्या होता है कि उनकी क्रेडिबिलिटी डाउन होती है ना। लेकिन अगर क्रेडिबिलिटी के चक्कर में आप बताओगे नहीं, तो इससे ट्रांसपेरेंसी का भी कैसे पता चलेगा कि ठीक है, एम्स में इतना 40 मिलियन डेटा जो है कंप्रोमाइज़ हुआ, कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं कि नहीं हमारा साइबर अटैक हुआ, ठीक है, तो हमारा जो डेटा होगा वो कंप्रोमाइज़ हो जाता है। तो ट्रांसपेरेंसी, इससे जो फेथ कम होता है ना, बिलीव कम होता है कि हाँ सही से काम कर रहे हैं इंस्टीट्यूशंस के, नहीं हमारे डेटा के साथ खिलवाड़ तो नहीं हो रहा है। और एक डेटा के अनुसार अराउंड 75% ऑफ इंडियन ऑर्गेनाइजेशन हैव फेस सच अटैक, मतलब 3/4, 3/4 इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं भारत में जिनको कभी न कभी ऐसे साइबर अटैक्स झेलने ही पड़े हैं, है ना, जो कि लगभग 35 करोड़ के आसपास का डैमेज हर एक अटैक में होता है, ठीक है। तो ये वही बात हो गई कि रहा भी न जाए और सहा भी न जाए, नुकसान कितना भी हो पर कहा भी न जाए। तो यही चीज़ है कि होता सभी के साथ है, झेलते सभी हैं, नुकसान सभी का होता है, पर बताता कोई नहीं, जैसे कि चतुर ने कहा था, ठीक है। तो उस तरीके से अगर आप उस लैंग्वेज में देखना चाहें तो ठीक है। अब देखते हैं कि स्टेप्स क्या क्या हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या जो है हमारे पास कौन कौन से स्टेप्स हैं। इसमें CERT-IN करके कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ऑफ इंडिया, ये मेन बॉडी है जो साइबर सिक्योरिटी एजेंसी है इंडिया की, जो ऐसे साइबर थ्रेट्स को हैंडल करती है। उसने कुछ अभी सेट ऑफ गाइडलाइंस जारी किए हैं, जिसमें ये है कि मैंडेटरी ऑब्लिगेशन टू रिपोर्ट अटैक। तो वही बात है भाई, टाइम से और जल्दी से ऐसे साइबर अटैक्स को आप रिपोर्ट करिए, हाँ, अपनी क्रेडिबिलिटी के चक्कर में रिपोर्ट को और मत छिपाइए, क्योंकि उससे और उनका मन बढ़ता है, फिर आप जो और ससेप्टिबल और सेंसिटिव हो जाते हैं साइबर अटैक्स के, ठीक है।
और डिजाइन अ पॉइंट पर्सन विथ डोमेन नॉलेज टू इंटरेक्ट विथ सर्टेन। आपकी कंपनी में, आपके इंस्टीट्यूशंस में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसा बंदा होना चाहिए जिसको थोड़ा ऐसी साइबर अटैक्स का जानकारी हो, जो सर्टेन से इंटरेक्ट कर सके, है ना। ऐसी चीज़ें रहनी चाहिए। देर सवेर करने से क्या होता है, लेट लतीफ़ी या छुपाने से क्या होता है, जैसे मैं एक दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहूँगा। अभी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्वे होता है, जिसमें एक खुलासा किया गया था कि अराउंड 99 मोर देन 99% वुमेन जो है वो फेस करती हैं किसी न किसी फॉर्म में सेक्सुअल ऑफेंस एंड हरासमेंट। ठीक है, किसी न किसी फॉर्म में सेक्सुअल हरासमेंट फेस करती हैं, पर रिवील नहीं करती। कोई जो है उसको मतलब डिस्क्लोज नहीं करता, या कोई उसकी रिपोर्ट नहीं करता। इसमें मेनली रेप होता है, जबकि 1% से कम महिलाएं हैं जो इसका रिपोर्ट करती हैं। तो इससे क्या होता है, जो रेपिस्ट होते हैं या जो सेक्सुअल हरेसमेंट करते हैं, वो उनका मन और बढ़ जाता है कि ये तो कुछ करेगी नहीं, कुछ बताएगी नहीं। तो वहाँ से वही चीज़ ये होगी कि अगर आप जो है इसको तो रिपोर्ट नहीं करेंगे तो ये सिचुएशन और भी ग्रेव और भी गंभीर होती जाएगी। ठीक है, तो यही सर्टेन कह रहा है कि आप जल्दी जल्दी इसको रिपोर्ट करें। और इंडिया ने एक ड्राफ्ट तैयार किया है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022, जिसमें प्रपोज किया है कि ऐसे डेटा ब्रीचेज के लिए 500 करोड़ का फाइन लगेगा। किसी इंस्टीट्यूशन पे अगर ऐसे डेटा ब्रीच होते, चोरी होती हैं, तो 500 करोड़ का जुर्माना लगेगा। और अभी देखिए, इंडिया के जो डिफेंस साइबर एजेंसी है, ये एक ऐसी एजेंसी है जो इन सब चीज़ों से डील करेगी, साइबर अटैक से। इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए, आर्म फोर्सेस ने क्रिएट किया है। जैसे भी मैंने बताया कि उसके जो ब्लैक कैट था, ब्लैक कैट रैंसमवेयर गैंग, उसने डिफेंस मिनिस्ट्री पे भी अटैक किया था, उसकी किसी एक कंपनी पे। ठीक है, तो अब उन्होंने डिफेंस साइबर एजेंसी बनाया है। और इंडिया ने इंटरनेशनल लेवल पर यूके, साउथ कोरिया, ना यूएसए, रसिया, इन सब के साथ साइबर सिक्योरिटी ट्रीटी साइन करी हैं। और क्वाड हो गया, I2U2 क्वाड और I2U2 जो होता है, इंडिया, इजराइल, यूएसए और यूएई का एक मतलब साथ में डील है इन लोगों का, जिसमें एफर्ट लगाया जा रहा है कि कोऑपरेशन इन साइबर सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी कोलाबोरेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, इन सारी चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, तो यही है, जानकारी हो, थोड़ा अवेयरनेस हो, जागरूकता हो, और रिपोर्ट करें। और बाकी जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो रोबस्ट मैकेनिज्म वो इस्टेब्लिश करें, अपने आप को अपडेट करते रहें। तो इन सारी चीज़ों की बहुत ख़ास ज़रूरत है इनसे डील करने के लिए। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अच्छा, इससे पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं। आप देखिए कितना इंपॉर्टेंट है साइबर सिक्योरिटी। जब मैं देख रहा था, मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा था, देखा इसमें 2013, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 सारे साल हर ईयर एक या दो क्वेश्चन करके पूछे गए हैं। उसमें से मैं 3 क्वेश्चन यहाँ पे लेके आया हूँ, है ना। तो कितना इंपॉर्टेंट है ये साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर थ्रेट्स, ये आप समझ सकते हैं कि हर साल इससे यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है, स्टेट पीसीएस क्वेश्चन पूछते ही हैं। तो आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करें और इसका जो है अपना आंसर कमेंट सेक्शन में अपलोड करें, मैं उसको देखूंगा, रिव्यू करूंगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इंडिया टू एक्सप्लोर यूज ऑफ फास्फोर जिप्सम फॉर हाईवे कंस्ट्रक्शन, है ना। तो ये फास्फोर जिप्सम के द्वारा हाईवे कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं इंडिया वाले। इंडिया का मतलब NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये क्या है, फास्फोर जिप्सम क्या है? ये एक तरीके का वेस्ट मटेरियल है ना, जो फास्फेट होता है, रॉक होता है, वहाँ से निकलता है। वेस्ट मटेरियल से जो है हाईवेज में यूज करके उसका हाईवे बनाना चाहते हैं, रोड नेटवर्क को और लंबा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। तो ये है। अभी देखिए इसमें है कि NHAI ऑलरेडी वेस्ट के साथ वेस्ट प्लास्टिक को यूज करके रोड बनाती है। ठीक है, बहुत सारे रोड उन्होंने बनाए, इससे कार्बन फुटप्रिंट कम होता है, ड्यूरेबिलिटी बढ़ती है ना, कॉस्ट इफेक्टिव कंस्ट्रक्शन होता है। ऐसे जब आप वेस्ट से कोई, वेस्ट टू वेल्थ एक टर्म होता है जिसको आप मेंस में यूज कर सकते हैं। वेस्ट टू वेल्थ का ये एग्जांपल है, जो वेस्ट, जो खराब चीज़ है उसको यूज करके कैसे आप उसको वेल्थ में यूज करें, है ना। तो वेस्ट को सड़क के निर्माण में, और उससे अच्छी बात ये है कि ये ज़्यादा मतलब इसकी ड्यूरेबिलिटी, जो स्ट्रेंथ होती है रोड की, टिकाऊपन होता है वो ज़्यादा होता है ना, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, महंगे महंगे मटेरियल नहीं बनाने यूज करने पड़ेंगे आपको।
कार्बन फुटप्रिंट भी, वेस्ट अगर यूज हो जा रहा है तो गार्बेज यूज हो रहा है, तो ये भी और भी अच्छी बात है। अभी आपने पिछले सेशन में मेरे देखा रहा होगा कि एनजीटी ने जो है उस पर दिल्ली गवर्नमेंट पे लगाया है जुर्माना 2232 करोड़ का। क्यों? क्योंकि वही लिक्विड एंड सॉलिड वेस्ट वो बहुत अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे। तो अगर ऐसा कुछ हो पाए कि उसका यूज हो पाए ना, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स में यूज हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। एक छोटा सा फैक्ट है कि 4 लेन हाईवे का 1 किलोमीटर बनाने में 7 टन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट यूज हो जाता है। 7 टन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, ये एक समस्या है ना, समस्या में समाधान। तो इस समस्या में समाधान कह सकते हैं इसको, प्लास्टिक वेस्ट को यूज करके रोड्स का निर्माण करना। ठीक है, इसमें अभी एक और एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा कि NHAI ने फ्लाई ऐश को यूज करके, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट से जो फ्लाई ऐश होता है, फ्लाई ऐश वो होता है ना जो भी कोल कंबस्टन होता है उसके थ्रू जो धुआं धुआं सा उड़ता है सब, उसमें उसमें जो गर्दा होता है, राख होती है, वो सब फ्लाई ऐश के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो उसको यूज करके नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 135 किलोमीटर लंबा 6 लेन ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे बनाया। ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसको जरूर कोट करें, बहुत ही इंप्रेसिव एग्जांपल है। फ्लाई ऐश यूज करके 135 किलोमीटर 6 लेन एक्सप्रेसवे बना दिया, सोचने वाली बात है, ये बहुत ही सराहनीय काम है। ठीक है, तो अब देखते हैं थोड़ा सा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में जान लेते हैं। ये 1988 में बनी थी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1988 के थ्रू। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंतर्गत आती है। हाई कोर्ट हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। ठीक है, इसके पहले चेयरमैन थे योगेंद्र नारायण। ठीक है, योगेंद्र नारायण थे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पहले चेयरमैन। इसका मोटो है नॉट जस्ट रोड्स बिल्डिंग ए नेशन। Now I have signed a MOU with ISRO for satellite mapping of highways। इसरो के साथ इनका एक डील है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिसमें कि हाईवेज को सैटेलाइट के थ्रू मैप किया जाएगा। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फ्रॉम दिस सेशन। आशा करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। मैंने कोशिश किया थोड़ा इसको और इंटरेस्टिंग बनाने का, कैसा लगा ज़रूर बताएं। ठीक है, एफर्ट पसंद आया हो तो वही लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।